हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के सेशन में हम जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज जो हैं और वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं वो भी समझेंगे। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में काम आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन है जेएनके हाई कोर्ट की वो क्या है। जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब वो एरिया, ठीक है, वो एरिया जहां पर कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, वो कौन सा एरिया है जहां पर कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है? वो एरिया है आपका ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी प्लस लद्दाख की टेरिटरी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट जुरिस्डिक्शन इज। देन कमिंग टू एस्टैब्लिशमेंट कि जम्मू एंड कश्मीर जो कोर्ट हाई कोर्ट है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट एक जो बनी थी वो कब बनी थी। सो दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सो इट्स 26 मार्च 1928, स्टार मार्क करिए इसे। By the Maharaja of JNK. So the court was initially established as the High Court of Jammu and Kashmir on 26th March 1928 by the Maharaja of Jammu and Kashmir. इससे पहले जो फाइनल अथॉरिटी थी रिलेटेड टू योर जुडिशियल मैटर्स वाज द महाराजा हिमसेल्फ। बाय 26 मार्च 1928 के बाद से ये जो महाराजा के पास ये अथॉरिटी थी दैट हैज बीन गिवन कंप्लीटली टू द हाई कोर्ट ऑफ द जेएंडके। तो तब नाम काफी टाइम तक ऑब्वियसली हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही था। ये जो नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है 2019 के बाद ये जो नाम है निकल के बाहर आया हमारे सामने। ड्यूल लोकेशन हमारे हाई कोर्ट का एक बड़ा यूनिक फीचर है कि जो हाई कोर्ट की लोकेशन है वो ड्यूल है, मतलब दो जगह पर है। अब दो जगह पे कैसे है? बिकॉज वी नो कि वी हैव two provinces, right? Jammu and Kashmir. So Jammu is the winter capital and Kashmir is the summer capital, right? तो क्या होता है कि जब कैपिटल जम्मू होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर्स, सॉरी हाई कोर्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? जम्मू में होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, मतलब जम्मू में कैसे शिफ्ट हो जाता है? क्या जम्मू वाला हाई कोर्ट तो जम्मू में ही रहता है, आपका कश्मीर का कश्मीर में ही रहता है? तो हाउ दिस शिफ्टिंग टेक्स प्लेस? तो यहाँ पर एक्चुअली जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ जेएनके एंड लद्दाख के, जब जम्मू कैपिटल होगी तो चीफ जस्टिस साहब जम्मू में बैठेंगे, ठीक है। और जब कैपिटल आपकी कश्मीर होगी तो चीफ जस्टिस साहब आपके कश्मीर वाले हाई कोर्ट में बैठेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज। जुडिशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो 26 मार्च 1928 के बाद जो भी आगे चेंजेस आए वट एवर, बट एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो हाई कोर्ट जजेस का स्ट्रेंथ है दैट इज 17। ठीक है, ये स्ट्रेंथ अगेन स्टार मार्क कीजिएगा इसे। 13 are permanent judges and 4 are additional judges. So this is again important that what is the strength of the High Court of JNK and Ladakh. So 17 judges होते हैं जिसमें से जो आपके 13 judges हैं वो permanent judges हैं और 4 judges आपके कौन होते हैं? They are the additional judges. Okay? अब बात करें अगर हम हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट्स की, ऐसी अपॉइंटमेंट्स जो कि अपने आप में जेएनके की जुडिशरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक वी कैन से दैट हिस्टोरिकल वो मूवमेंट्स है अपने आप में। अगस्त 2018 में हाई कोर्ट ऑफ जेएनके गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन फीमेल जज। ठीक है, वैसे तो 2 फीमेल जजेस मिली थी बट जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी थी दैट वाज द गीता मित्तल। एंड अगर हमें पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट, द आंसर विल बी जस्टिस सिंधु शर्मा।
But when the point comes, when the question comes that who was the first chief justice, the first female chief justice of J&K High Court, the answer will be Geeta Mittal. Okay, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास तो दो फीमेल जजेस हैं ना, कि एक सिंधु शर्मा, जस्टिस सिंधु शर्मा जी हैं और एक तरफ जस्टिस गीता मित्तल भी हैं, तो व्हाई नॉट गीता मित्तल? गीता मित्तल का नाम तभी आएगा जब पूछा जाएगा कि पहली चीफ जस्टिस, पहली फीमेल चीफ जस्टिस J&K हाई कोर्ट की कौन है, तो नाम आपका, आप जो लिखेंगे दैट, या आप जो उसमें करेक्ट टिक मार्क करेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी गीता मित्तल. ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन स्टार मार्क कर लीजिए इन पॉइंट्स को भी. कमिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K, तो यहाँ पर हमें दो यूनियन टेरिटरीज मिल गई आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. वी गॉट J&K एंड वी गॉट लद्दाख यूनियन टेरिटरी. ठीक है, हमें दो यूनियन टेरिटरीज मिल जाती हैं, और इन दो यूनियन टेरिटरीज का जो जुडिशियल सिस्टम है, इनको जो हाई कोर्ट दिए जाता है, वो हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख. ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट दोनों के लिए. Continuation on post reorganization act, तो they the same thing that I've already told you. अगर रोल एंड फंक्शन, सिग्निफिकेंस और करंट स्टेटस की बात की जाए, ये मैं तीनों ही चीजें आपको अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं, तो किसी भी हाई कोर्ट का फंक्शन क्या है, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का फंक्शन क्या होता है? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. अगर किसी कानून में कोई राइट किसी को प्रोवाइड किया गया है, उसका इंफ्रिंजमेंट हो जाए, तो वेयर यू विल गो? आप न्याय की मांग कहाँ जाके करोगे? ऑब्वियसली आप कहाँ पे जाएंगे? व्हेन देयर इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स. जब फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाते हैं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. दैट इज नॉट द केस कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, फिर अपील होगी और हाई कोर्ट जाएं. नहीं, व्हेन देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आपके संविधान में आपको दिए गए हैं, उनका इंफ्रिंजमेंट होना बहुत बड़ी चीज है. दैट इज वाई बड़ी कोर्ट के पास, बड़ी अदालत के पास जाने का आपके पास अधिकार है, विच इज द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. सो वी कैन से दैट हाई कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. और भी कोई लीगल राइट अगर वायलेट हो रहा है, लॉ की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो वहां सभी के सभी जो मैटर्स हैं वो किसके पास जाते हैं? हाई कोर्ट के पास जाते हैं, उस स्टेट के, उस यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट के पास जाते हैं. ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ J&K and Ladakh plays a crucial role in maintaining the law and order and ensuring justice in a region with a complex socio-political history. Obvious सी बात है, एक जुडिशियल, अगर कोई जुडिशियल बॉडी है, एक जुडिशरी का कोई पार्ट है, तो उसका अल्टीमेट जो पर्पस या ऑब्जेक्ट होगा, इट इज व्हाट? इट इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कि हर एक व्यक्ति के जो राइट्स हैं उसको क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए. सोसाइटी में पीस हो, सोसाइटी में लोगों को एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए. सो इससे पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट था हमारा, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, डन. चलिए अब डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि जरूरी भी था ये समझना कि J&K हाई कोर्ट का एक एक बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट की आपके लिए जरूरी थी समझना, इन ऑर्डर टू गेट इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं. अगर ये हिस्ट्री स्टार्ट होने ही वाली है, एज वी नो कि हमें 1928 में तो फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट जो है वो मिल गया था 1928 में. तो सारी की सारी कहानी जो हमें अब जाननी है, वो जानिए कि 1928 से पहले क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी. और इसमें मैं आपको वो सभी पॉइंट्स बता दूंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको आप सिर्फ रीड कीजिएगा, उसे आपको इन डिटेल या उसको इतना पढ़ने की अच्छे से जरूरत नहीं है. ठीक है,
ठीक है, तो हमें कहानी जाननी है 1928 से पहले क्या हुआ करता था। The judicial system in Jammu and Kashmir, as we know it today, began during the reign of Maharaja Gulab Singh. Prior to 1928, the Maharaja himself was the final authority in judicial matters, wielding absolute power over both civil and criminal cases. So Maharaja was the final authority इन द जुडिशियल मैटर्स, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो चाहे वो सिविल केसेस हो, आपके जो महाराजा थे ही वॉज द फाइनल अथॉरिटी। बट चीजें जो है धीरे धीरे चेंज हुई और अल्टीमेटली इतनी चेंज हो गई कि 1928 में महाराजा ने खुद ही ये बोल दिया कि एक फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट बनेगा, ठीक है, जो कि 1928 में अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है। अब ये पूरी स्टोरी जो आज जुडिशियल सिस्टम हमें एग्जिस्टेंस में दिख रहा है हमारी यूनियन टेरिटरी में, पता नहीं क्यों बार बार स्टेट निकलता है मेरे मुंह से, जो हमें आज सिस्टम देखने को मिलता है, इसकी नींव कब रखी गई थी। तो देखिए जो हमारा मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ये देन है या गिफ्ट है हमारे लिए ब्रिटिशर्स का। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ खास किया नहीं, बट कुछ ऐसी चीजें हमें जरूर दी हैं जिनको हमने बहुत पॉजिटिवली यूज करके अपने हिसाब से यूज करके जो है अपने ही वेलफेयर के लिए हमने एक्चुअल में कह सकते हैं कि उसे यूज में लाया है, ठीक है। अब 1889 ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आके महाराजा प्रताप सिंह, क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर थे आपके वो महाराजा प्रताप सिंह थे, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू एस्टैब्लिश अ काउंसिल। तो एक जुडिशियल काउंसिल देखने को मिलती है आपको जिसमें कि मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इस जुडिशियल काउंसिल में ऑब्वियसली अगर कोई काउंसिल है यहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे। तो जुडिशियल काउंसिल बनाने की जो है एक तरह से सजेशन दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, किसको, महाराजा प्रताप सिंह को। इसी सजेशन को एग्जीक्यूट करते हुए महाराजा प्रताप सिंह जो है एस्टैब्लिश करते हैं एक काउंसिल। इस काउंसिल में एक जुडिशियल मेंबर होता है जो कि जिसके पास एपेलेट पावर्स होती हैं कि अगर कोई सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे तो महाराजा खुद सुनेंगे। बट अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ये फैसला जो उसके खिलाफ आया है वो गलत बात है, मतलब सही नहीं है, तो उसकी अपील करेगा वो। तो वो अपील की जो पावर्स थी वो किसको दे दी गई, इस जुडिशियल मेंबर को, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर एंड मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ अ मोर फॉर्मलाइज्ड जुडिशियल प्रोसेस इन द स्टेट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले तो जो था किंग ही कर रहा था सब कुछ। When it comes to the judicial matters, the king was the only authority, right? जिनको हम महाराजा कह रहे हैं। And there was saying, ठीक है, कि king can do no wrong। तो उसी पे हमारा जो ये जस्टिस सिस्टम चलता आया है हमेशा से, इंडिया में चलता आ रहा था। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद चीजें बहुत जो है चेंज हो गई थी और वैसा ही कुछ हमें जेएनके में भी देखने को मिला जब 1889 में ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आके महाराजा प्रताप सिंह एक जुडिशियल काउंसिल का गठन करते हैं, ठीक है। जुडिशियल काउंसिल एस्टैब्लिश हो रही है आपकी, कौन सी डेट है, ईयर है आपका 1889, यू हैव टू रिमेम्बर, जिसमें एक जुडिशियल मेंबर का जो है पोस्ट क्रिएट की गई एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन जुडिशियल मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग द अपील्स इन सिविल एज वेल एज द क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। इतनी तो यहां तक आपको बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। The state was divided into two provinces, Jammu and Kashmir, each with its own chief judge. These judges were under the supervision of the law member of the council. This arrangement provided some semblance of judicial oversight, but the final authority still rested with the Maharaja. अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के बाद स्टेट को दो प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। अभी भी वही हिसाब चल रहा है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और इन दोनों ही प्रोविंसेस के लिए चीफ जज अपॉइंट कर दिए गए, जम्मू के लिए चीफ जज एंड कश्मीर के लिए चीफ जज, ठीक है। उसके बाद इन जजेस के ऊपर एक सुपरविजन रखा गया, एक सुपरवाइजरी बॉडी रखी गई जो कि इनके काम को
सुपरवाइज करती थी एंड दैट बॉडी वाज लॉ मेंबर ऑफ दैट काउंसिल। जो अभी हमने पढ़ा वो काउंसिल कब स्टैब्लिश हुई है 1889 में, एंड लॉ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंसिल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द चीफ जजेस ऑफ दीज टू प्रोविंसेस। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। In 1927, a new constitution was introduced. So आपके पास जो important date आ जाती है that is obviously आपकी 1889 की है। फिर 1927 में एक new constitution introduce किया गया replacing the law member with a judicial department headed by a ministry. This paved the way for the establishment of a formal high court in 1928 by order number 1 dated 26 March 1928. The high court was initially composed of a chief judge and two peon judges। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है 1927 में, 1927 स्टार्ट बात कहाँ हुई थी 1889 से। ठीक है, 1889 से जो चीज चली आ रही थी, क्या चला आ रहा था, ये चला आ रहा था कि एक जुडिशियल जुडिशियल काउंसिल है। ठीक है, इस जुडिशियल काउंसिल में क्या थे, एक लॉ मेंबर, करेक्ट, एक लॉ मेंबर। बट ये जो चीज है, जो ये सिस्टम यहां से लेके यहां तक चल रहा था, इस सिस्टम पे लगता है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम लग जाता है यहाँ पे, और आपकी जो लॉ मेंबर की ये पोजीशन है इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। दिस जुडिशियल काउंसिल वाज अबॉलिश्ड, दिस लॉ मेंबर की पोजीशन अबॉलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है आपका, कॉन्स्टिट्यूट होता है आपका एक जुडिशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें कि एक मिनिस्टर रहेगा। ये चीज हुई कब 1927 के बाद, और फाइनली हमें 1928 में जाके चीजें और फॉर्मल वे में दिखी जब हाई कोर्ट ही अपने आप में स्टैब्लिश हो गया। सो ये टाइमलाइन समझ में आ रही है कि 1889 से लेके 1927 तक क्या चीजें चली। ठीक है, एक बारी मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ तो आप देख लीजिए। ओके, On 26 March 1928, Maharaja appointed Lala Kanwar Sen as the first Chief Justice of the High Court. Rai Bahadur Lal Bodraj Sahani and Khan Sayab Aga Sayyid Hussain were appointed as peon judges, marking the official beginning of the High Court of Jammu and Kashmir. अब आपके लिए ये नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम है, चीफ जस्टिस, पहला पहला चीफ जस्टिस जे&के हाई कोर्ट का कौन था, लाला कन्वर सेन। ठीक है, अपॉइंट किन्होंने किया, महाराजा ने किया। उसके बाद दो प्यून जजेस थे, ये वो जजेस होते हैं जो ये नाम है who are there to assist the चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को हेल्प करने के लिए इन दो जजेस का भी अपॉइंटमेंट होता है। इन दो जजेस के नाम को भी याद रखना है आपने। एक तो आपके आ गए बोधराज सहानी। ठीक है, बोधराज सहानी, और दूसरे आपके पास आ गए साहिब अगा खान साहिब, खान साहिब अगा सैयद हुसैन, सैयद हुसैन। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, एंड उन दो और वो दो जजेस कौन से थे, हु वर अपॉइंटेड टू हेल्प द चीफ जस्टिस। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996, 1939 एडी। ओके, अब क्या होता है, द रूलर promulgated the Constitution Act of 1996 which provided a significant degree of independence to the High Court. It empowered the High Court with supervisory and control authority over the district courts and judiciary within the state. So ये एक्ट आता है और इस एक्ट की मदद से
क्योंकि अगर किसी भी बॉडी को कोई पावर देनी है तो वो कैसे दी जाएगी? इधर किंग, अगर जिस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स का टाइम था, है ना, प्रिंसेस हुआ करते थे, वो सब समय था, तो तब पावर दी जाती थी किंग्स के थ्रू। उसके बाद पावर देने का काम चला गया किसके पास कि ठीक है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है तो पार्लियामेंट वो बात लिखकर पावर किसी को देगी। तो वैसे ये एक्ट आता है और उसके बाद हाई कोर्ट्स को काफी ज्यादा जो है इंडिपेंडेंस, ये हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके को काफी इंडिपेंडेंस दे दी जाती है और कहा जाता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं विद इन द स्टेट, उनके ऊपर भी एक सुपरविजन किसका रहेगा? आपका हाई कोर्ट का रहेगा। Additionally, this act also established a three-member board of judicial advisors similar to Privy Council to advise the ruler on the civil and criminal मैटर। साथ ही साथ इस एक्ट में 1939 एडी का जो ये एक्ट था, इसमें और क्या चीज हुई? थ्री मेंबर थ्री मेंबर बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स बनाया गया। आप ये तारीख 1939 एडी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? 1939 एडी, three-member board of judicial advisors similar to the Privy Council in British India to advise the ruler on what? Civil and criminal appeals against the High Court के decisions के against जो civil and criminal appeal जाएगी, उसमें क्या होगा? ये जो बोर्ड है जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल एडवाइजर्स का, जिसमें कि 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स का जो ये बोर्ड बनाया गया है, वो एडवाइस प्रोवाइड करेंगे किसको? रूलर को, ठीक है? ओके, लेकिन ये बात कब तक चली? Abolition of the Board of Judicial Advisor by the Constitution Act of 1956। देखिए ये जो डेट है ना, मैं पहले ही बता दूं, आप सबको बहुत कंफ्यूज करेगी। 1996 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996, इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो है, थोड़ा डिस्प्यूटेड फैक्ट है ये। तो आपने 1939 एडी ध्यान में रखना है, नॉट द 1996, बिकॉज 1996 तक वो जो रूलर वाला चीज थी वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी 1996 तक, राइट? मोनार्की तो कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। सो यू वॉन्ट, मतलब दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड जब आप 1996 डेट को, ईयर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो बोर्ड है जुडिशियल एडवाइजर्स का, 1956 में इसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। सो 1939 एडी से 1956 तक चले आप, तो यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ पे आपको जुडिशियल एडवाइजर्स का बोर्ड मिला, ठीक है? कितने जुडिशियल एडवाइजर्स थे? 3। ये चीज 1956 में अबॉलिश हो जाती है, ठीक है? ये चीज 19 कब अबॉलिश हुई? 1956 में ये चीज अबॉलिश हो जाती है। रिमेंबर दिस थिंग, 1939 एडी टू 1956 वी हैड व्हाट? वी हैड द बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स। ये जुडिशियल एडवाइजर्स किसके एडवाइजर्स थे? रूलर के, ठीक है? 1956 में ये चीज क्या हो गई? अबॉलिश हो गई। बट इन लोगों के पास कुछ अपील्स पेंडिंग थी। अब इन अपील्स का क्या होगा? ठीक है, अब क्या करें? इसके आगे तो भाई कोई रूल एंड रेगुलेशन तो बनाया ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। तो देखिए आगे क्या होता है। At that time, there were 17 pending appeals before the board. On the request of the Chief Justice, a special bench of the Supreme Court of India, consisting of Chief Justice Meher Chand Mahajan, Justice S.R. Das, and Justice Ghulam Hassan, was constituted to hear these appeals in Srinagar. The Supreme Court's decision to sit outside Delhi for these cases remains a unique event in judicial history. Very very important, स्टार मार्क कर लीजिए। हमें ये टाइमलाइन समझ आ गई। 1889 टू 1927 एक चीज चलती है। आफ्टर 1927, 1928 में कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है आपका हाई कोर्ट। फिर कुछ चीजें बदलती हैं 1939, 1939 से 1956 तक एक सिनेरियो चलता है कि भाई जुडिशियल एडवाइजर्स का बोर्ड होगा, वो चीज भी अबॉलिश होती है। बट वो एक प्रॉब्लम छोड़ के जाती है आपके सामने कि उसके सामने 17 अपील्स पेंडिंग थी, आपने वो बॉडी हटा दी, अब उन अपील्स का क्या होगा? तो ऐसे में उन्होंने एक तरीका निकाला, किन्होंने, मतलब जो उस टाइम पे ये सब चीजों को देख रहे थे। सो दे फाउंड अ वे कि इन अपील्स को कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट का बेंच, ठीक है? सो इट was one of its kind of event that has taken place
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहाँ बैठता है, यू ऑल नो, न्यू दिल्ली। अगर हमें भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है तो हम ये नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट के आप यहाँ आ जाए, हम ही जाते हैं न्यू दिल्ली, राइट? कभी ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट पास मैटर लेके जाना है बट सुप्रीम कोर्ट ही कहीं चल के आ रहा है? तो नॉट लाइक दैट। लेकिन ये जेएनके की हिस्ट्री में हुआ है। जो ये 17 अपील्स पेंडिंग थी, जेएनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करो। किसने रिक्वेस्ट किया? चीफ जस्टिस ऑफ जेएनके रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंच फॉर हियरिंग दीज पेंडिंग अपील्स। ठीक है, और ये बेंच आपका श्रीनगर में आता है। और इस बेंच के कितने मेंबर्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। इसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट रहे। कौन? मेहरचंद महाजन। एमसी महाजन वाज देयर, इस बेंच का पार्ट थे। इस बेंच में और कौन थे? जस्टिस एसआर दास एंड जस्टिस गुलाम हसन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू अल्टीमेटली हियर दीज पेंडिंग अपील्स। ठीक है, अगर अब हम चलिए, हमारा ये जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ये तो हमने डिस्कस कर लिया। करंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने जजेस हैं और किस तरीके से जो सीट है हाई कोर्ट की वो शिफ्ट होती है बिटवीन द विंटर कैपिटल एंड द समर कैपिटल। उसके बाद जुडिशियल एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो ये आपका 2001 में हुआ है। जुडिशियल एकेडमी को एस्टैब्लिश किया गया और ये जुडिशियल एकेडमी आपकी जेएनके हाई कोर्ट जहां पर है वहीं पर ही है। ठीक है, दिस जुडिशियल एकेडमी एंड द वर्क ऑफ द जुडिशियल एकेडमी इज टू गिव द ट्रेनिंग टू न्यूली अपॉइंटेड जजेस। ठीक है, तो ये जुडिशियल एकेडमी कब एस्टैब्लिश हुई? 2001 में एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसमें जस्ट एक रीड की जरूरत है। अब आते हैं हम ऑर्गेनाइज। सो जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट की बात हो गई, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से कोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कोर्ट दिख रही होगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जम्मू। ठीक है, ये जो नाम भी लिखे गए हैं जजेस के, बट दैट इज नॉट, दिस इज नॉट समथिंग वी आर कंसर्न्ड विद। ठीक है, क्योंकि अब तो वैसे भी जजेस का ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो हमारी प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ये सबसे आप कह सकते हैं हायरार्की में टॉप मोस्ट कोर्ट होती है। रैंक में सबसे ऊपर स्तर की जो है वो कोर्ट होती है। उसके बाद आपको दिखेंगे कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, जैसे यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिखेंगे। ठीक है, मैं एडीजे लिखूंगी सिर्फ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट एडीजे नजर आएंगे, सेकंड एडीजे, थर्ड एडीजे, देन आपको यहाँ पे एडिशनल जज ऑफ द फैमिली कोर्ट, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। देन यहाँ पे आपको स्पेशल जज एंटी करप्शन, एडिशनल जज एंटी करप्शन, स्पेशल जज जो कि सीबीआई केसेस से डील करते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैंक केसेस से डील करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एमएसीटी के केसेस। एमएसीटी के केसेस होते हैं जो कि एक्सीडेंटल क्लेम्स रहते हैं लोगों के, है ना, जो एक्सीडेंट क्लेम्स हैं, कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो एमएसीटी जो है वो देखते हैं। अब ये सारे के सारे रैंक में बिल्कुल बराबर हैं, किसके? योर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। लेकिन अगर मुझे इन सब में से कहना हो कि भाई इनका कोई होता है ना हेड, तो होगा ना मुखिया। ऑल्दो दे आर सेम व्हेन इट कम्स टू दी रैंक की बात करें तो इनका रैंक बिल्कुल सिमिलर है, बट इनका हेड कौन है जो इनको भी सुपरवाइज कर रहा है या इनको भी मैनेज कर रहा है? तो वो आ जाता है आपका प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे हायरार्की में या फिर जो हेड अगर कहें वो कौन सी कोर्ट होती है, सो दैट इज योर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट।
उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे के सारे जो कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट्स हैं, ठीक है, जेएम फर्स्ट क्लास, CJM, Chief Judicial Magistrate, City Judge, Municipal Magistrate, Passenger Tax, Electricity Magistrate, Sub Judge, Special Mobile Magistrate, Railway Magistrate, Special Mobile Magistrate, Jammu, Excise Magistrate. So these are the courts जो कि अब subordinate कोर्ट्स आ गई हैं। ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी का जो है हिस्सा है, ये सारी की सारी कोर्ट्स, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक रैंक नीचे है, ठीक है, इनका रैंक नीचे है, दे आर अबव दीज कोर्ट्स, ओके, रैंक वाइज अगर हम बात करें। फिर आपके मुंसिफ्स की कोर्ट आती हैं, सब रजिस्ट्रार, मुंसिफ, एडिशनल मोबाइल मैजिस्ट्रेट, फॉरेस्ट मैजिस्ट्रेट, सेकंड एडिशनल मुंसिफ, थर्ड एडिशनल मुंसिफ, मुंसिफ अखनूर, बिश्ना, आरएसपुरा। तो ये मुंसिफ्स की कोर्ट आपको अखनूर में, बिश्ना में, आरएसपुरा में भी देखने को मिलती हैं। अब आप कहेंगे ये ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का हिस्सा है तो हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि अखनूर डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ती है, आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का हिस्सा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जस्ट आपको पता होनी चाहिए, एक मोटे मोटे तौर पे आपको इस चीज का आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडीआर। टाइप्स ऑफ एडीआर को समझने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस एडीआर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था कि एडीआर की फुल फॉर्म क्या है। सो द एडीआर की फुल फॉर्म इज द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है एडीआर का? देखिए, हमें पता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा मेरे बीच में या किसी और पर्सन के बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, मुझे पता है, हम सबको यही पता है कि हमें सिंपली क्या करना है, कोर्ट के पास जाना है न्याय लेने के लिए, ठीक है। तो एक प्रोसीडिंग्स तो वो हो गई जो कोर्ट के सामने होती हैं, जिनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाती है। वहां पे जरूरी नहीं है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं जो सारी की सारी उसके थ्रू ही जो है मामला रिजॉल्व हो, वो जो डिस्प्यूट है रिजॉल्व हो, देयर आर सर्टेन अदर वेज। तो वो जो बाकी तरीके हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, वो ही तरीकों का नाम है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ठीक है। अब ये कौन कौन से तरीके हैं? तरीके आ जाते हैं आपके पास आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। अब आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, ठीक है, इट इज अ थर्ड पार्टी। लाइक मैंने और आपने पहले ही कोई हमने अग्रीमेंट किया, ठीक है, हम दो कंपनीज थे, ठीक है, मैं भी कंपनी हूँ एक, आप भी एक कंपनी है, हम दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि अगर हम दोनों के बीच में कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मामला अटक जाता है, तो हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम ये जो थर्ड पर्सन किसी एक बंदे को हम नाम मतलब अपॉइंट कर लेंगे कि यार ये आर्बिट्रेटर होगा, ठीक है, ही विल डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व ये करेगा। सो दिस इज व्हाट आर्बिट्रेशन। लोक अदालत के बारे में आपने सुना होगा कि जहां पर इसको भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं, कि कुछ साल में कुछ टाइम जो है ये लोक अदालत बैठती हैं और जहां पर एमिकेबली पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का सजेशंस दिया जाता है। नेगोशिएशन इज दैट पार्टीज आपस में ही खुद जो है क्या कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं मसला। सो दीज आर ऑल, इनको आप ये भी कह सकते हैं, ये सारी की सारी क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स है ये, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। Quasi judicial bodies are those bodies which are not purely judicial in nature। जैसे कोर्ट्स का हमें पता है कि ये क्या है, या ये जुडिशियल कोर्ट है, ये प्रोसीडिंग्स फॉलो करेंगे, इनका काम इसी तरीके से चलेगा। बट कुछ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं और ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज प्योरली जुडिशियल नहीं है, ये कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी चलती हैं, ठीक है। और ये बॉडीज बनाई क्यों गई हैं? सो दैट कि जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनके पास काम का ऑलरेडी इतना बर्डन है, उनके बर्डन को लोअर डाउन करने के लिए ही क्वाजी जुडिशियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर आप देख लें, तो जो भी माइनर हैं, 18 साल से कम की उम्र के बच्चे,
जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, क्या वो नॉर्मल कोर्ट में जाएंगी? नहीं, वो मैटर्स आपके सारे जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। ठीक है, तो इसको रीड करें। द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर हैंडल्स cases involving minors who are in conflict with the law. The board functions under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. तो इस पर्टिकुलर एक्ट की मदद से ये बोर्ड बना था। ये बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात इस एक्ट में कही गई है एंड इस बोर्ड का पर्टिकुलर जो एम, जो पर्पस है वो यही है कि जो माइनर है उन्होंने अगर कोई क्राइम किया तो उनके खिलाफ किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेंगी या उनको किस तरीके से डील किया जाएगा उनके साथ। ठीक है, सो इट एम्स टू रिहैबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट द जुवेनाइल ऑफेंडर्स बैक इनटू द सोसाइटी, की उनकी रिहैबिलिटेशन करनी है या उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो ऑल दोस थिंग्स टू बी कंसीडर्ड बाय योर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। देन कम्स द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो यहाँ पर जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनकी सर्विस में अगर जो भी कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो वो डिस्प्यूट्स जो हैं आपकी जुडिशियल अथॉरिटीज के पास ना जाकर कैट के पास जाते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनसे डील करता है। देन कम्स योर जे.एंड.के स्पेशल ट्रिब्यूनल। तो जे.एंड.के स्पेशल ट्रिब्यूनल आपका डील करता है बेसिकली, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये स्पेशल ट्रिब्यूनल है that deals with the cases जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो है मामले हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। इसमें एक एक्ट है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, समथिंग कंडक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस और समथिंग, मैं थोड़ा गलत नाम ले रही हूँ, बट हाँ ये बिल्डिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपका जे.एंड.के स्पेशल ट्रिब्यूनल डील करता है। देन कम्स द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या फिर जिसको आप लेबर कोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो कहाँ पे जाने का है आपको? आपको जाना है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। आप नॉर्मल कोर्ट्स के पास, जो प्रॉपर जुडिशियल कोर्ट्स हैं, वहां नहीं जाएंगे। आपको मैटर अपना लेके कहाँ जाना है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सो एज आई टोल्ड यू कि इन सारी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज का काम है टू लोअर डाउन द वर्क ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटीज। सो आई होप ये सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर।